ठीक है, आज हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लीड्स इन डिजिटल मार्केटिंग। तो देखो क्या लिखा है, लीड्स इन डिजिटल मार्केटिंग आर पोटेंशियल कस्टमर्स और इंडिविजुअल हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट सर्विसेज एंड बिजनेस। तो लीड्स हम किसे कहते हैं? लीड्स हम कहते हैं जब आपके बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट या सर्विसेज को या फिर आपके बिजनेस के अंदर कोई इंटरेस्ट दिखाता है। लीड्स हमारी क्या होती है? इंटरेस्ट हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर कोई दिखाता है, उसको लीड्स कहते हैं। तो जो इंडिविजुअल हो या फिर एक ग्रुप हो पोटेंशियल कस्टमर्स का, उसको मतलब हमारे अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है? देखो डिजिटल मार्केटिंग इन द लीड्स की, क्या लीड्स हमारा सिंपल सी चीज है। अगर कोई हमारे बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट, हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट या सर्विसेज के बेस पे कर रहे हैं, अगर कोई भी उसमें इंटरेस्टेड है तो वो लीड है। अब इसी को, जो इंटरेस्टेड कस्टमर है, इसी को हमको कन्वर्ट करना होता है हमारे सेल्स के अंदर। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने देखा था, रिकॉर्डिंग रह गई उसकी, तो अभी कभी दोबारा टाइम मिलेगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। बाकी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम लीड्स को कन्वर्ट करते हैं सेल्स के अंदर। तो एक कन्वर्जन रेट्स जो है वो किस में हाई होती है? दो तरीके की थी यहाँ पे, इनबाउंड और आउटबाउंड। तो आउटबाउंड जो था वो हमारा क्या था? डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड था। तो वहां पर हमारे पास में चांसेस ज्यादा होते हैं लीड्स को कन्वर्ट करने के। और इनबाउंड के अंदर हमारे पास ट्रेडिशनल वेज थे। तो ट्रेडिशनल वेज के थ्रू हम क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। दोनों ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जरूरी होती है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दोनों के अंदर डिफरेंसेस थे। अब जैसे कि लास्ट वाली क्लास रिकॉर्ड हुई नहीं है, तो डिफरेंसेस और शॉर्ट व्यूज जो उसका रिव्यू है वो हम देंगे बाद में अगली क्लास के अंदर। फिलहाल के लिए लीड्स आपको समझ में आ गई क्या चीज होती है? A lead is typically captured when someone provide their contact information। मतलब लीड है, उसको मतलब किसी ने आपसे कांटेक्ट किया, तो केवल उस कांटेक्ट को ही आप लीड नहीं मान सकते। वो आके चला गया, सपोज करो कि मैं रास्ते में जा रहा हूं, मेरी किसी से टक्कर हो गई, उसने मेरा नुकसान कर दिया कार के अंदर। वो मुझे कहता है कि यार मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आपको घर का एड्रेस देता हूं। हो सकता है कि वो झूठ कह रहा हो, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे से मांग रहा है जिसका वो कभी यूज नहीं करने वाला। मैं या तो उसका इन्फॉर्मेशन मतलब अगर ले लूं कि भैया मेरे को उससे दोबारा कभी कांटेक्ट करना है, तो मुझे इसके मोबाइल नंबर ले लेना चाहिए, इसका एड्रेस ले लेना चाहिए, या फिर हैंड टू हैंड मुझे सेटलमेंट कर लेना चाहिए। तो वो कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में। अगर मैं उससे बात कर रहा हूं और मेरे पास में उसकी कोई स्टैटिस्टिक्स ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो मेरे पास में लीड नहीं है, मैं उसको कभी कन्वर्ट कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जा सकता है। यहां पर मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई, अब मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं, सेल्स डिपार्टमेंट में दे सकता हूं, मार्केटिंग के लिए दे सकता हूं, या फिर खुद भी उसके मतलब साथ लग के उसको लीड में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो लीड के मतलब कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा और क्या बता रहा है? engage with your content or performs an action indicating interest in your offering। ऑफरिंग की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब कि लीड्स में कन्वर्ट करने के लिए पहली बात तो आपके पास में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। दूसरा, उसको एंगेज हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हमारे कंटेंट के थ्रू और हमारे जो एक्शंस है उनके थ्रू। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? हमारे प्रोडक्ट और जो सर्विसेज है उनको हम उसको शो कर रहे हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई डीमार्ट के अंदर गया है, वहां से खरीदारी कर रहा है, मैं उसको बाहर जाके बोलूं कि ये पकड़ो सर्विसेज वगैरह, ये प्रोडक्ट वगैरह हम दे रहे हैं, है ना, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमको बता देना। एक तरीका हुआ। लेकिन अगर मेरे पास कोई सर्विस या प्रोडक्ट है ही नहीं, मैं सिंपली जाके उसको बोल रहा हूँ कि आप मुझे इस फोन नंबर पे कॉल करना। वो पूछ रहा है क्यों करना? तो लेकिन हमारे पास कुछ है, आपको दिखाएंगे, थोड़ी ना वो कॉल करने वाला है। और ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास में जो आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब यहाँ पे अट्रैक्ट करने की बात होनी जरूरी है, एंगेजमेंट होना जरूरी है। तो जब तक आपके पास में ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है जिससे आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब कि पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज क्या है? उसको पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट करना हमको। उसके लिए सबसे पहले उसको हमारे साथ जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए ऐसी कोई भी चीज हमारे पास होनी जरूरी है जो उसके इंटरेस्ट की हो। वो चीजें क्या हो सकती है? या तो कोई प्रोडक्ट हो सकता है या फिर कोई सर्विस हो सकती है। ऐसी चीजों के साथ में मैं जब मुझसे कॉन्टेक्ट में आऊंगा और फिर उसके बाद में मैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता हूँ। कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? वो कॉन्टेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मैं उससे एक्सचेंज कर ले रहा हूं, तो वो मेरा अब लीड हो गया एक। उस लीड को अब मैं सेल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो टाइप ऑफ लीड्स क्या क्या है। मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड,
उसके बाद में क्या है, सेल्स क्वालिफाइड लीड, फिर उसके बाद में क्या है, प्रोडक्ट क्वालिफाइड लीड, और ये क्या, सर्विस क्वालिफाइड लीड। सबसे पहले तो देखो ये किस तरीके से है, पहले कोई विजिटर आया, विजिटर को लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, फिर उसके बाद में मार्केटिंग या प्रोडक्ट क्वालिफाइंग लीड्स के अंदर हम उसको देखेंगे, ये पहले नंबर की और प्रोडक्ट वाली ये भी तीन हो गई। अब उसके बाद में SAL है हमारे पास में, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में हमारे पास SQL है। वाह, ये भी होता है क्या इसमें, ठीक है। और लास्ट में जाके जब इन सारे फेजेस से हमारी मतलब क्वालिफाइंग लीड्स के थ्रू जब गुजर जाते हैं हमारे कस्टमर्स, तब लास्ट के अंदर जाके वो सेल्स करते हैं हमारे साथ में, कोई डील क्रैक करते हैं हमारे साथ, ठीक है। MQL को देखते हैं, a lead that has shown interest in your marketing efforts, मतलब कि ऐसी कोई भी लीड जिसने आपके मार्केटिंग एफर्ट्स के साथ में इंटरेक्शन किया था और उसको लगा कि यार अच्छा था, तो ऐसी जो भी लीड होगी ना जो मार्केटिंग एफर्ट्स से आई है, वो MQL के अंदर आती है। यहाँ पे सेल्स क्वालिफाइड में क्या है, a lead that has been weighted by the marketing team and deemed ready to appear approached by the sales team, मतलब कि यहाँ पर मार्केटिंग के थ्रू हमारे पास में आया, वो मार्केटिंग वाला कुछ भी अगर लेना देना होगा तो वो सेल्स टीम के अंडर जाएगा, SQL में हो जाएगा। उसके बाद में बता प्रोडक्ट क्वालिफाइड, प्रोडक्ट क्वालिफाइड के अंदर क्या आता है, a lead that has been experienced your product, मतलब कि ऐसा कोई कस्टमर है जिसने हमारे प्रोडक्ट को उपयोग करके देखा है, अब या तो उसने परचेज किया है या किसी के पास देखा है, या फिर आजकल ऐसी फैसिलिटीज हो गई कि मॉल के अंदर हम डेमो लगा के रखते हैं, तो प्रोडक्ट को उसने फील कर लिया। ऐसे जितने भी लोग हैं जो प्रोडक्ट को ऑलरेडी देख चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो सारे PQL के अंडर आते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से हमारे पास लीड में हैं, हम या तो मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर सेल्स कर रहे हैं या फिर उसका प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो फिर उसको अलग अलग स्टेजेस का ना क्यों बांटा गया है कि भैया विजिटर है उसको हमने लीड जनरेट करवाई, MQL PQL उससे ऊपर आ गए, जो SAL है वो नीचे आ गया, फिर SQL सबसे नीचे आया, क्योंकि अब सोचो जो प्रोडक्ट को ऑलरेडी हमारा टेस्ट कर चुका है उसको ज्यादा मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, तो फिर वो डायरेक्ट लीड के नीचे आ गया, वो जानता है चीज के बारे में ऑलरेडी। पहले तो मुझे समझाना पड़ता है उसको कि प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, हम क्या क्या आपको फंक्शनल देंगे इस चीज के अंदर, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ उसको ऑलरेडी मालूम है, इसलिए वो ऑटोमेटिक यहां पर आ चुका है, ठीक है। और जो मार्केटिंग वाला है उसको भी हम कन्विंस कर चुके, तो लीड से ऑलरेडी कन्वर्टेड है, नीचे आ चुका वो। अब उसके बाद में SAL आता है, ये सेल्स वाला, इसके अंदर हमने क्या मार्केटिंग करी, कोई भी ऐसा मतलब हमने जबरदस्ती करने के उस ऑप्शन नहीं था हमारे पास में कि हम उसको यहां तक लेके आते। अब मार्केटिंग चाहे से हमारे ट्रेडिशनल वेज के अंदर डिजिटल मार्केटिंग हो, अगर हम उसको यहां तक लेके आ पाए हैं, इसका मतलब कि वो सब चीजें समझ चुका ऑलरेडी, हमारे पास तो वो आया फाइनल सेल्स के लिए, तो इसका मतलब वो इससे नीचे आ चुका है, ठीक है। सर्विस क्वालिफाइड, a lead that has been shown interest in purchasing a service, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस दो चीज बेचते हैं हम, यहां पे केवल सर्विस से रिलेटेड बात हो रही है, क्या खरीद रहा है वो, सर्विस, तो ऐसी कोई भी लीड है जो सर्विस से रिलेटेड है वो हमारा आएगा SQL के अंदर, ठीक है। केवल सर्विस रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर क्या थी, प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, ये सर्विस, ये प्रोडक्ट, ये मार्केटिंग सेल्स, और ये हमारा, ये मार्केटिंग और ये हमारा सेल्स, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास में क्या बचता है, एक एग्जांपल है, देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल सबके अंदर है, एग्जांपल्स को आप गो थ्रू कर लेना, एक काम करना, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, ऊपर क्या किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लीड्स आर जनरेटेड इन डिजिटल मार्केट, कैसे जनरेट करते हैं हम लीड्स को डिजिटल मार्केट, देखो वैसे तो वहां पे लिस्टेड है, ईमेल आप जानते हैं सभी, ये PPC के बारे में कुछ पता है, पर क्लिक वगैरह कुछ पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना। उसके बाद में और क्या पता है, सोशल मीडिया पता है, वीडियो वेबिनार्स वगैरह ये भी पढ़ा था हमने। आप टिपिकल लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, देखो वहां पे हमने कुछ भी लिखा उसको, पर हकीकत के अंदर ये चीजें है ना, वो ही हमारे क्या है, लीड जनरेट करने के तरीके हैं। उसके बाद में कुछ और कॉल्स टू एक्शन, ये पता था ना,
बताया था लास्ट। सीआरएम के थ्रू तो मैनेज हो रहा है, पर पता है सीआरएम भी, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। लैंडिंग पेजेस, कोई वेबसाइट वगैरह। उसके बाद में कुछ और दिख रहा है इसके अंदर काम का, दिख रहा है ब्लॉग, है ना। तो मतलब कि धीरे 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 देख रहे हैं हम कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जनरेट करने के लिए सारे के सारे तरीके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब यहां पर ऐसा कुछ अलग है क्या, चेक करें। एसईओ पता है ऑलरेडी क्या चीज है, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग देख ही लिए अभी, पेपर क्लिक यहां पे देख लिए, वेबिनार्स और इवेंट्स ये अरे। उसके बाद में क्या आ गया, रेफरल। तो मतलब कि अब हम जानते हैं कि लीड्स डिजिटल ही जनरेट करने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं। अभी तक हम जो रामायण पढ़ रहे थे उसका मेन मकसद यही था, चाहे हम ट्रैफिक पढ़ रहे हो, चाहे हम लीड पढ़ रहे हो, चाहे हम डिजिटल मार्केटिंग के थोड़े से कंसेप्ट पढ़ रहे हो, बेसिक मतलब यही था कि हम जानना चाहते थे कि अगर हमारा कोई बिजनेस हो, एग्जिस्ट करता हो, तो हम उसको किस तरीके तक लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। ट्रेडिशनल वेज तो हमको सबको पता थे कि अखबार में ऐड दिया जा सकता है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दिया जा सकता है, एफएम रेडियो के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट आता है, सब कुछ पता था। लेकिन अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको शायद पता भी थी और नहीं भी थी, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब तो पता था। लेकिन ये जो कंटेंट मार्केटिंग है, हमको पता तो था वीडियो के थ्रू हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन उसको ब्रीफली हमने यहां पे समझ लिया। एसईओ एक टेक्निक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास वेबसाइट है तो हम ऊपर की तरफ रैंकिंग कर सकते हैं हमारी, ताकि फर्स्ट इंस्टांस पे कोई हमको देख सके, हमको विजिट कर सके। लोग पैसा पे कर रहे हैं और अपने आप को दिखा रहे हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, और फिर उसके बाद कोई क्लिक कर रहा है तो उसका पैसा पे कर रहे हैं वो किसी और को। जैसे मान लो मैंने इंस्टाग्राम से कुछ परचेज कर लिया, ऐसा पैकेज कि भैया मेरा स्क्रॉल करने में रील्स तो शो होगी, लेकिन मैं पेमेंट तभी करूंगा जब उसके ऊपर कोई क्लिक करेगा। ये इसमें आ गया। तो हम सारे तरीके जान चुके, अब बस बिजनेस खोलने की देरी है। एक माइंड सेट कर लो कि यार ये वाला बिजनेस तो आज ओपन कर ही देंगे घर जाके, ठीक है। देखते हैं लीड कन्वर्जन फनल। मेन मकसद क्या होता है, लीड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं हम, फनल उसका अगर देखेंगे तो मेन मकसद क्या है हमारा, सेल्स में कन्वर्ट करना। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी कुछ हमने करा ना रामायण, ये अवेयरनेस आई या इंटेंट आया या परचेजिंग हुई, सारा क्या कर रहा है, लीड को सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, लीड को हमारा सेल्स में कन्वर्ट करने का काम हो रहा है। देखते हैं अब फनल कैसे है। अवेयरनेस, उसके बाद में हमारे पास आ गया इंटरेस्ट, और फिर हमारे पास में आ गया कंसिडरेशन, फिर आ गया हमारे पास डिसीजन। तो इन चारों को देखते हैं। अवेयरनेस क्या है, अट्रैक्ट पोटेंशियल लीड्स थ्रू कंटेंट, एड और एसईओ। एड भी पता है, कंटेंट भी पता है, एसईओ भी पता है, तो हम इससे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है हमारे पास में, इंटरेस्ट, प्रोवाइड वैल्यू थ्रू वेबिनार्स, गाइड्स और फ्री ट्रायल्स टू गेन ट्रस्ट, ठीक है। यह इंटरेस्ट पैदा करने वाली बात है कि हमको लोगों को अवेयर करना है कि हमारा ब्रांड कैसा है, हम कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड हम क्या क्या चीजें आपको देंगे। जैसे कि मान लो ये टीवी है, बहुत सारी कंपनियां बेच रही है, इसी को क्यों खरीदा जाए, कुछ अलग से इसका यूएसपी होना चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि कोई भी बिजनेस जो है ना, वो तब ग्रो करता है जब आपके पास में एक यूएसपी होती है। हम जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी इस यूएसपी को लेके की जाती है। अगर आपके पास में कोई यूएसपी नहीं है तो आप एक जनरल कस्टमर हैं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब आप एक इंटरव्यू में बैठते हैं, वो आपसे सिंपल एक ही चीज पूछते हैं, भैया आपकी यूएसपी क्या है। मतलब मार्केट में तो बहुत सारे मतलब लोग हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जिनको हम हायर कर सकते हैं, क्या पता कुछ ऐसे हो जो आपसे कम पैसे भी ले रहे हो। तो आपके पास में ऐसा क्या स्पेशल है जो हम आपको हायर करें। तो वैसी की वैसी चीज है ना, प्रोडक्ट के साथ में भी आती है, सर्विस के साथ में भी आती है। तो यूएसपी के साथ में ही सारी डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। हमारे पास में क्या है दूसरा, कंसिडरेशन, शेयर
टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज और इन डेप्थ प्रोडक्ट डेमोज। प्रोडक्ट डेमोज तो हमको देखने को पता है मिलते हैं कहां पर है, क्रोमा में चल जाओ, रिलायंस डिजिटल में चल जाओ, या फिर आजकल टाटा के भी, मतलब टाटा का ये सब क्रोमा तो है ना, हाँ, और लोटस वगैरह भी है ना, 2-4 और भी ब्रांड्स हैं जो आजकल डेमो है ना आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यहां जाके आप प्रोडक्ट को इन डेप्थ चेक कर सकते हो कि किस तरीके का है। S24 अल्ट्रा खरीदने से पहले ही मैं मालूम कर सकता हूं कि उसका कैमरा कैसा है, मुझे उसको लेके फिर चेक नहीं करना। अब ऐसा सीन खत्म हो चुका है कि भैया डब्बा पैक है हमारा फोन, सोनी का फोन है, इसको हम दिखाते नहीं है, जब कैमरे के लिए हमने कह दिया 12 मेगापिक्सल का है तो बहुत अच्छा आएगा, वो वाले दिन गए। अब हमको देखना है, क्योंकि भैया मार्केट में 108 मेगापिक्सल के कैमरा भी अवेलेबल है, तो अगर आपका 24 मेगापिक्सल उससे अच्छा नहीं है तो हम तो 108 मेगापिक्सल लेंगे MI का। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास इन डेप्थ प्रोडक्ट को रिव्यू करने का ऑप्शन है। केस स्टडीज देते हैं हम, कंपैरिजंस स्पेसिफिकेशंस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में क्या हमारे पास में टेस्टिमोनियल्स। अब टेस्टिमोनियल्स क्या होता है, जैसे हम आपके बारे में बताएं, किसी लड़की के लिए रिश्ता है तो कैसे बताएंगे, भैया हमारा लड़का गोरा है, भूरा है, इतनी हाइट है उसकी, ये वेट है, इतनी स्टडी उसने कर रखी है, इतना पैकेज है उसका है, ये सब आपकी स्पेसिफिकेशंस है। वो टेस्टिमोनियल हो गया एक बंदे का। अब अगर किसी प्रोडक्ट की बात की जाए तो स्पेसिफिकेशन तो उसके पास में भी है, कुछ ना कुछ क्वालिटी तो उसकी भी है। वैसे सारी की सारी चीजों को हम बोलते हैं टेस्टिमोनियल्स, और ऐसी चीजों के साथ में हम इंफॉर्मेशन को अगर शेयर कर रहे हैं तो वो इस पॉइंट के अंडर आता है। बेसिक हमारा क्या मतलब है इससे, कि लीड को सेल्स में कन्वर्ट करना है, लीड को फनल के थ्रू सेल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर आता हमारा डिसीजन, ऑफर इंसेंटिव्स लाइक डिस्काउंट्स, और देखो डिस्काउंट्स किस पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। डिटेल्ड कंसल्टेशंस टू कन्वर्ट लीड इनटू कस्टमर, सेल कर रहे हैं लीड को कन्वर्ट करके पूरे फनल के थ्रू। ये फनल के हमारे पास में कन्वर्जन टैक्टिक्स बोल दो उनको, है ना। तो बेसिक हमारा मकसद क्या है, सेल कर रहे हैं, लीड को सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, कस्टमर को कर रहे हैं। अब उसको लाने के लिए हम उसको डिस्काउंट भी देंगे, कंसल्टेशन भी करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे लीड को कस्टमर में। मेन मकसद हमारा क्या है, बस यही है, उसके अलावा हमारा कुछ मकसद नहीं है। ये चीजें हमने कर ली तो हमारा पूरा पूरा फनल कंप्लीट हो गया। फनल के ये पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट लिखोगे तो भी कंप्लीट है, ये 4 पॉइंट लिखोगे तो भी कंप्लीट है। ऐसा डायग्राम बना दोगे तो नंबर 10 आ जाएंगे, और बाकी तो रामायण लिखोगे तो भी शायद हो सकता है कुछ आ जाए। देखते हैं की मैट्रिक्स फॉर लीड मैनेजमेंट, ये है, इसको देखते हैं। कॉस्ट पर क्लिक, अगर हमारा एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि हम पे करेंगे पर क्लिक के, तो उसकी कोई कॉस्ट भी होगी। द अमाउंट स्पेंड टू एक्वायर ए लीड, जब भी मैं बोल रहा हूं कि हम पे पर क्लिक पे मतलब पेमेंट दे रहे हैं, तब उसकी एक कॉस्ट भी है। वो कॉस्ट जो है ना, वो हमारी यहां पर जो हम स्पेंड कर रहे हैं उस एक क्लिक के ऊपर, वो है हमारा CPL, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, लीड कन्वर्जन रेट, द परसेंटेज ऑफ लीड दैट कन्वर्ट इनटू पेइंग कस्टमर। अगर हम किसी लीड को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में लीड के लिए एक फिक्स परसेंटेज भी होगी। कोई ना कोई तो लीड लेके आया होगा, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इंटरनल लोग भी हो सकते हैं। इंटरनल लोग है तो उनको हम सैलरी पे कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रोडक्ट के साथ में हम पहले ही रखते हैं कि हमको कितना परसेंटेज किस तरीके से खर्च करना है, कितना हमको मार्केटिंग में देना है, कितना हमको सेल्स के साथ में हमको ऑफर वगैरह में देना है, या फिर कितना हमको प्रोडक्ट को बनाने में देना है। तो ऐसा सभी खर्चा जो हम लीड के लिए खर्च कर रहे हैं वो सारा परसेंटेज बेस पे हो रहा है, वो हमारा आता है LCR। इस जगह नहीं है इसमें, लीड कन्वर्जन रेट, LCR। फिर आता है लीड क्वालिटी, a measure of how likely a lead is to convert। भैया हमारे पास में लीड तो है,
पर उसकी क्वालिटी भी हमको पता है कि हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो किसी ना किसी तरीके से, अरे यार, हाँ, हम देख सकते हैं कि विजिटर है, लीड है, उसके नीचे हम देखते जा रहे हैं जितना पास वो नीचे की तरफ उतर रहा है तो वो सेल में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ये क्या क्वालिटी वाइज देख रहे हैं हम, यहां जितना ऊपर है ना, ये क्वालिटी कितनी है, लो है, लो क्वालिटी। यहां पे क्या है, हाई क्वालिटी। अब ये लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी की तरफ जब हम आ रहे हैं तो उसके चार्जेस भी बढ़ रहे हैं, और वो है ना लीड क्वालिटी के जो चार्जेस है ना वो यहां पर आ रहे हैं। ए मेजर ऑफ हाउ लाइकली लीड टू बी कन्वर्ट, अच्छी लीड होगी तो अच्छा पेमेंट होता है। ये किस पे आ गया, ऊपर वाले पे, कि भैया कन्वर्जन रेट तो हम पे कर रहे हैं, परसेंटेज तो हम पे कर रहे हैं, पर उसकी क्वालिटी भी मेजर हो रही है, इसके हिसाब से हम पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही पेमेंट है कि भैया अगर आप है ना स्कूटर बिकवा रहे हैं तो भी वही पैसा मिल जाएगा, अगर आप कार बिकवा रहे हैं तो भी वही पैसा मिल जाएगा, और फिर उसके बाद में भी है ना आपने केवल बंदा लाके खड़ा कर दिया, हम माथाफोड़ी कर रहे हैं सारी। एक तो ये तरीका हो गया। और एक बंदा आया जो बोलता है कि यार मुझे तो बस गाड़ी दिलवा दो आप, तो हम ले जाके उसको खड़ा कर रहे हैं, उसके पास में बस इतनी सी बात की जा रही है कि कितना लास्ट फाइनल प्राइस लगने वाली है, उसके अलावा कोई भी माथाफोड़ी नहीं करनी कि भैया इसके एयरबैग्स इतने हैं, इसका हैंडल है इतना स्मूथ चल रहा है, इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम है बहुत अच्छा हो गया, इसमें है ना ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं बताना पड़ रहा, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। तो लीड की अच्छी क्वालिटी है, LQ में आ गया। फिर हमारा आता है लीड सोर्स एनालिसिस, आइडेंटिफाई विच चैनल्स जनरेट द बेस्ट लीड। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि लीड्स हमारे पास में किस रास्ते से सबसे अच्छी आ रही है। जैसे कि हम सोशल मीडिया से भी कर रहे हैं, हमने SEO भी किया, हमने ट्रेडिशनल वे को भी फॉलो किया, तो सब में से कोई एक ऐसा तरीका है जो हमारे लिए बेस्ट फिट है। हम हमेशा उसी रास्ते को नहीं चलाएंगे जिससे हमने स्टार्ट किया। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा हमारा, हम ये समझेंगे चीजें कि कौन सी इसेंशियल है और कौन सी प्राइमरी नहीं है। अगर एसेंशियल चीजें हैं हमारे लिए तो हम उसको क्या कर लेंगे, परमानेंट कर लेंगे। उसको हम यहाँ से एनालाइज कर रहे हैं कि हमने किस वे में, हम पूछते हैं ना कई बार फॉर्म भरते हैं कि भैया आपको हमारे बिजनेस के बारे में कैसे पता चला। वो क्या कर रहे हैं, हम ये तो चेक कर रहे हैं कि लीड हमारे पास में जो जनरेट होके आई है वो लीड किस सोर्स के थ्रू आई है। अगर वो सोर्स मुझे अच्छा लगा, सुटेबल लगा, तो मैं हमेशा उसको कंटिन्यू करने वाला हूं, तो वो आ गया इसके अंडर में। फिर आते हैं टूल। अब लीड्स के जनरेट करने के लिए हमारे पास या फिर मैनेज करने के लिए टूल्स भी होते हैं। ये टूल्स कई बार मैंने बताया, कुछ तो CRM है हमारे पास में, CRM में सेल्स फोर्स मैंने बता दिया, जोहो मैंने बता दिया, अब ये HubSpot नया है, ये भी आपने देखा है, पर ये भी एक हमारे पास में CRM है। जिस तरीके से ये काम करते हैं उसी तरीके से ये भी काम करता है। कुछ कुछ फंक्शनैलिटी अलग है, कुछ कुछ चीजें फ्री है, किसी के लिए पे करना पड़ रहा है, उसके हिसाब से हमारे यूज केसेस के हिसाब से हम इनकी रिसर्च करते हैं और उसको हम एक्वायर करते हैं। दूसरा हमारे पास में क्या है, ईमेल मार्केटिंग। मैंने कई बार बोला मेलचैम्प आएगा, मेलचैम्प आएगा, मेलचैम्प आएगा, मेलचैम्प आ गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये बल्क मैसेजिंग वगैरह, या फिर हम बोलते हैं कि हमारी एक वेबसाइट है उसमें हम कुछ भी खरीदते हैं बेचते हैं तो बार बार ईमेल जाता है, तो वो कहां से जाता है, वो फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड कर रहा है हमको। आप इसको अपने इंटीग्रेशन के अंदर काम में लेते हैं किसी भी CRM के साथ में, या फिर कहो कि आपके बिजनेस के साथ में जो भी मेलिंग सर्विसेज होती है, SMTP जो होता है, उस SMTP के अंदर आप इसको काम में लेते हैं, तो आपके जितने भी मेल्स है इसके थ्रू जाते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ इसके मतलब प्रीमियम पैकेजेस वगैरह होते हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद में क्या है, कैंपेन्स वगैरह हो गए, क्या आपने किस किस कैंपेन के थ्रू ये ईमेल मार्केटिंग करी है या फिर दूसरी मार्केटिंग वगैरह करी है। कैंपेन ईमेल मार्केटिंग के भी होते हैं, बताया था ना मैंने, 80% हमारे पास में कैसे कस्टमर होते हैं, 20% हमको नए जोड़ने पड़ते हैं। पुराने और नए के साथ में हम उनको इंफॉर्मेशन भेजते हैं, या तो वो ईयरली है, या फिर मान लो कि किसी खास मौके पर भेज रहे हैं, या फिर उनकी सेल्स साइकिल के ड्यूरेशन में भेज रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे ईमेल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद में क्या आता है, एनालिटिक्स टूल। गूगल एनालिटिक्स तो आपको बता दिया मैंने। एक आता है SEMrush। इसका क्या होता है, ये आपको API प्रोवाइड करता है
इस एपीआई को आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है अपने बिजनेस के साथ। लेट्स सपोज कि हमारे पास में एक बिजनेस है जो मजेंटो बेस है। मजेंटो क्या करता है, मजेंटो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर क्या, पीएचपी, HTML, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी और नेक्स्ट जेएस वगैरह टाइप की कुछ टेक्नोलॉजीज है जो न्यू है एकदम, उनके साथ में वो काम कर रहा है। अब वो जावा के साथ में भी काम करने लग गया। ऐसी सभी टेक्नोलॉजी के साथ में उसने एक फ्रेमवर्क बनाया और कहा कि भैया जितना आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फेसबुक और क्या बोलते हैं अपने अमेजन और फ्लिपकार्ट, उसमें क्या क्या आता है, एड टू कार्ट पेज भी आता है, आपका प्रोडक्ट व्यू पेज भी आता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज भी आता है, आपके पास में सेल्स के लिए सारा डैशबोर्ड भी आता है, आपके पास में जब एड टू कार्ट कर लेते हैं तो आपके पास में प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी आता है। सभी कुछ जो एसेंशियल है, पेमेंट पेज हो गया या फिर डिलीवरी पेज हो गया, वो सब चीजें वो दे रहा है। आपको कुछ भी नहीं बनाना, केवल उसको लेके आना है, सिस्टम पे डालना है, सर्वर आपका जो है वहां पे उसको लाइव करना है, चीजें अपने पास आ गई। अब ऐसी चीजें आपको एपीआई प्रोवाइड कराती है, ये हुआ, ये हुआ, है ना, ये हुआ, ये आपको एपीआई प्रोवाइड करा रही है। आपको सिंपली क्या करना है, इनको या तो अगर आपके पास में ऑप्शन है जो कि लगभग लगभग देती है मजेंटो, तो आपको अपना एपीआई डालनी है और इनको डायरेक्ट काम में लेना है। अब इसको आपके वेबसाइट में डालने से क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है चीजों को कि कितने आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आए, कौन कौन सी कंट्री से थे, कितनी स्टेज तक उन्होंने आपकी वेबसाइट को फॉलो किया। जैसे कि मान लो कि उन्होंने एड टू कार्ट किया, कार्ट पे भी गए, पेमेंट पे भी जाने वाले थे लेकिन वहीं पे रुक गए। तो ऐसे सिंगल सिंगल स्टेप्स तक का इसके पास में सारा डेटा अवेलेबल है सैमरश के पास में। अब गूगल के साथ भी उसको कर सकते हो आप पैच, एपीआई है, जैसे इसकी एपीआई दो, जैसे इसकी एपीआई दो, आपने दी, अब सारा का सारा डेटा आपके पास में, तो आप यहां से एनालाइज कर सकते हैं। ये क्या हो गया, एनालाइज टूल हो गया हमारे, ठीक है। ये तो अभी अपन ने ब्लैंक पेज ऐड किया था, तो इसको छोड़ते हैं। देखो पहली बात तो इसको मत देखना, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है, बाकी ये आजकल चैट जीपीटी वगैरह से जनरेट करवाते हैं ना, तो कुछ एक्स्ट्रा रामायण लिख देता है वो। बाकी ये साइकिल है, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे जो आने वाले फेजेस है ना वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। यह क्या है, स्ट्रेटेजिक फ्लो फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज, क्रिएटिंग ए स्ट्रेटेजिक फ्लो फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज इन डिजिटल मार्केटिंग involves a systematic approach to attract, engage and convert potential customer. बार बार वही बात आ रही है, मैं लिख भी रहा हूं बार बार क्योंकि इसको दिमाग में बैठा लेना है। मतलब आप समझो, डिजिटल मार्केटिंग इतनी सी है जितनी मैं अभी बोलने वाला हूं, कि डिजिटली हम कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज करके कस्टमर को मार्केटिंग करके सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हमारे हो गया डिजिटल मार्केटिंग। अब उसका यहां पर एक चैप्टर बना दो, उसका यहां पर एक पूरी बुक बना दो, रहना तो इतने वाला है ना। तो ये चीज बार बार देखने को मिलेगी क्योंकि पूरा एक छोटा सा टॉपिक था, उसकी एक बुक बन चुकी है, तो ये बार बार आ रहा है, ठीक है। तो क्या यहां पे मार्केटिंग की एक्टिविटीज जो है ना उसके बारे में बता रहा है, और हमारा मेन मकसद सिर्फ इतना सा है, वाइल मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइज कैंपेन्स, मतलब कि हमने कुछ कैंपेन्स वगैरह चलाए या फिर कुछ परफॉर्मेंस वगैरह चलाई जिससे हम ये मेजर कर सके, ऑप्टिमाइज कर सके और लास्ट में उसको कन्वर्ट कर सके। यानी कि कुछ कैंपेन्स वगैरह हम चलाते हैं, उनका मेन मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि हमको क्या करना है, कस्टमर्स को इंगेज करना है, अट्रैक्ट करना है, हमारे बिजनेस के अंदर लाना है, फिर उसके बाद में उसको लीड, और लीड को फिर हमारे बनाना है सेल्स, सेल्स को फिर क्या करते हैं, सेल्स करते हैं कस्टमर्स को। तो घूम फिर के कोई बात वापिस से, अगर इसका कुछ ग्राफ बनाना चाहो ना तो कुछ ऐसा सिस्टम हो गया, ये बार बार आ रहा है, इसलिए एक बार समझा देता हूँ, फिर बाद में मैं आपको ये बोलूंगा बताया था, ठीक है। तो पहले आपके पास में आई लीड, इसको कौन लेके आया, मार्केटिंग, पास में हो गया क्या,
मार्केटिंग किया आपने, उससे आई हमारे पास में लीड। कैसे किया, क्या किया वो छोड़ते हैं कि भाई लीड हमने कैसे जनरेट करी, सिर्फ इतनी सी बात है, लीड आई। मार्केटिंग में हमने कौन से करी कौन सी नहीं करी, दो तरफ के होते हैं ना, ट्रेडिशनल और डिजिटल। तो कौन सी करी, किस में आया क्या नहीं आया, लेकिन मार्केटिंग करी। मार्केटिंग का मेन मकसद क्या है, इसको कन्वर्ट करना सेल्स में। और यहां पे लीड आई हमारे पास में, लीड को हमको क्या करना है, इंगेज करना है, अट्रैक्ट करना है, और पता नहीं फालतू का क्या क्या करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम लीड को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, पोटेंशियल कस्टमर में। ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट करके हमको क्या करना है, पोटेंशियल कस्टमर को हमको क्या करना है, लास्ट में सेल्स करना है। किसको किया सेल्स हमने, कस्टमर को। तो हमारा लीड से सेल्स तक का काम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। अब वो मार्केटिंग अगर आपने डिजिटली करी है तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ गया, सादा करिए ट्रेडिशनल करिए तो मार्केटिंग के अंदर आ गया। मार्केटिंग से सेल्स में जाओ, लीड से सेल्स में जाओ, जाना आपको सेल्स में ही है। ये बस ये चीज चल रही है, दो चीजें हैं, दो चीजों में से एक चीज कभी भी कुछ भी बोलता है, कभी कुछ भी बोल देता है। ठीक है, प्लानिंग फेज, कंटेंट क्रिएशन फेज, इंप्लीमेंटेशन फेज, एंगेजमेंट और कन्वर्जन, एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन और रिटेंशन एंड ग्रोथ। ये हमारे पास में 7 तरीके के फेजेस हैं। प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग फेज के अंदर क्या है, दिस फेज सेट्स द फाउंडेशन फॉर ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज। एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, प्लानिंग है इसके अंदर। की फीचर क्या है इसके, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, डिफाइन ऑब्जेक्टिव में सेट क्लियर गोल, ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन और सेल्स। पहले ही प्लान हो जाता है ये सब चीजें प्लानिंग फेज के अंदर ही, कि हमको किस किस चीज के अंदर कैसे कैसे काम करना है। इन 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, इन्हीं को गोल सेट किया गया है। ठीक है, बाद में क्या है, यूज स्मार्ट क्राइटेरिया स्पेसिफिक। अब देखो हमारे पास में क्राइटेरिया है ना, वो सेट कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमको टाइम भी बचाना है, पैसा भी बचाना है और लोगों तक रीच भी बढ़ानी है। उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। मतलब कि ये हमने हमारे क्राइटेरिया को सेट कर लिया कि इन रास्तों को फॉलो करते हुए कोई सा भी हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो हमारे सेल्स में कन्वर्ट करवा रही है तो उसको फॉलो करना है। मेजरेबल, स्पेसिफिक, अचीवेबल मतलब कि क्या है, ऐसा कोई भी रास्ता जिसको हम अचीव ही नहीं कर सकते। सस्ता तो बहुत होगा, काम का है क्या वो, या फिर अचीव भी कर पा रहे हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, बेकार है। अब कुछ ऐसा कि मान लो कि सस्ता भी है, लोगों तक पहुंच भी पा रहे हैं, रेलेवेंट भी है, सेल्स भी कन्वर्ट करवा रहा है, तो वो इन सारे कैटेगरीज में आ रहा है। टाइम बाउंड वगैरह सब चीज कर पा रहे हैं उससे, तो वो इस कैटेगरी में आ रहा है। तो ये हमारे प्लानिंग का हिस्सा हो गया और वो स्मार्ट क्राइटेरिया के अंदर आ गया। अगर आ गया तो हमारे ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गए। अब बस इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में हमको आगे का काम करना होता है। दूसरा क्या है हमारे, आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। स्टार्टिंग से चल रहा है काम तो, कि भैया जब तक आपके पास में ऑडियंस का सेट ही डिफाइन नहीं है, आप किसको क्या बेचोगे। बात बताई थी मैंने, गंजे को कंघी बेचना बेकार है। तो उसी तरीके से जब तक हमारे पास में टारगेटेड ऑडियंस नहीं होगी तो हमारा सब कुछ कैंपेन वगैरह या प्लानिंग वगैरह सब कुछ बेकार है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई अपनी। उसके बाद में देखते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या है कि भैया रिसर्च करो, आप ये मालूम करो कि आपका मार्केट क्या है, कौन कौन से कंपटीशन आपके ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो हैं तो वो क्या यूएसपी के साथ में अवेलेबल हैं, उनकी प्राइजेस क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या क्या है। अगर ये सब चीजें हमको पता है तो हम कंपीट कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने ज्वेलरी का बिजनेस खोला आज, मार्केट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पहले से बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, मैं उन ब्रांड की बात कर ही नहीं रहा, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो छोटे लेवल पर हर एक गली के अंदर अवेलेबल है। तो जब ऐसे बिजनेसेस मेरे पास में चारों तरफ अवेलेबल है, क्या मेरे पास इतना करोड़ों रुपया है कि मैं स्टार्टिंग में उनको तो बीट कर दूं कि वो मेरे लेवल के रहे ही नहीं।
मैं जाके डायरेक्ट तनिष्क से या जीवा से इनसे कंपटीशन कर रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है यार किसी के लिए। हो सकता है ऐसा हो, पर वो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं। तो मुझे उन सब लोगों से कॉम्पीट करने के लिए पहले ही तो ये मालूम करना पड़ेगा कि मेरा कॉम्पिटिशन मार्केट कैसा है। और जैसे ज्वेलरी के अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज तो प्योरिटी। अगर प्योरिटी के लिए आप वादा कर भी रहे हैं कि भैया हम दे रहे हैं सबसे प्योर काम, तो फिर आपके पास में क्या सर्टिफिकेशंस हैं? अगर सर्टिफिकेशन होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? अगर उनको हम लेते हैं तो कितने चार्जेस लगते हैं? क्या वो कस्टमर के साथ जुड़ते हैं या फिर हमारे साथ जुड़ते हैं? अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो हमारे को प्रॉफिटेबल है या नहीं है? ये सब चीजें मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे कि मेकिंग चार्जेस कौन क्या क्या ले रहा है। उसके बाद में डिजाइन कैसी कैसी मार्केट में चल रही है, लोगों के इंटरेस्ट किस किस चीज में है, वो सारे के सारे हमारे यहाँ पर आते हैं। रिसर्च करनी पड़ती है उन सबकी। उसके बाद में आता है बजट एलोकेशन। डिसाइड ऑन स्पेंडिंग फॉर पेड एड्स, टूल्स, कंटेंट क्रिएशन एंड पार्टनरशिप्स। मतलब हमको इनका भी बजट सेट करना पड़ेगा कि आप चाहते तो हैं कि भैया हम कंटेंट क्रिएशन करें या फिर पार्टनरशिप करें, तो आप सारा का सारा पैसा इसमें नहीं फूंक सकते। आपको एक बजट सेट करना पड़ता है। आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया मैं इतना पैसा इस चीज में पे करने वाला हूं, तब जाके आपकी आगे की प्लानिंग चालू होगी। क्योंकि प्लानिंग फेज में ही जब हम ये चीज डिसाइड नहीं कर रहे, किसी बंदे को हमने बोल दिया, मान लो कि पार्टनर ही था, उसको हमने दे दी जिम्मेदारी कि भैया ये काम हो गया तेरा, आज से तू संभाल इसको, मैं तो सिर्फ ध्यान दूंगा प्रोडक्ट के अंदर। पता चले उसने सारा का सारा पैसा इन्हीं में फूंक दिया, अब मेरे पास प्रोडक्ट के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इस चीज की भी प्लानिंग पहले ही होगी। मतलब कि यहाँ पर जब हम है ना इस वाले फेज पर, तब हमारे पास में केवल बिजनेस का एक आइडिया है और कुछ भी नहीं उसके अलावा। तो सब कुछ यहाँ डिसाइड करते हुए चल रहे हैं हम। उसके बाद में क्या आ गया, चैनल सिलेक्शन। चैनल सिलेक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, चूज प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन योर ऑडियंस। यार ये ऐसा अजीब सा कैसे हो गया, अच्छा ऊपर ले लिया मैंने ना, है ना। ऑडियंस इंस्टाग्राम मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो कि मैंने है ना अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था कि जैसे अपने दादाजी वगैरह हैं, अपने पिताजी वगैरह हैं, कितना ही डिजिटल मार्केटिंग कर लो, वो डिजिटल मार्केट के ऊपर मूव नहीं कर रहे तो वो चीजें वेस्ट है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। तो भैया हमको ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की ही बात करता हूं, तो मुझे ये चीज पता होना चाहिए कि कितने परसेंट लोग किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा एक्टिव है। अगर मैं पांचों के पांचों प्लेटफॉर्म पे जा सकता हूं तो मैं जाऊंगा, लेकिन किस पे कितना स्पेंड करना है वो मैं डिसाइड करूंगा एनालिसिस से करके कि भैया इंस्टाग्राम पे 50% लोग हैं तो ज्यादा पैसा मुझे यहाँ लगाना चाहिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मुझे यहाँ मिलेगी। तो ऐसी चीजों के बारे में हमको रिसर्च करनी पड़ेगी, वो आ जाएगा चैनल सिलेक्शन के अंडर। फिर आता है हमारे पास कंटेंट क्रिएशन फेज। कंटेंट इज द क्या है, कॉन्सेंट्रेट, क्या ये यार देखना पड़ेगा क्या चीज आ गई, कॉर्नरस्टोन, यानी कि मतलब क्या इसका, चलो देखते हैं, देखो इसका मतलब। अच्छा ये तो सिलेक्ट नहीं होगा ना, आधारशिला भयंकर हिंदी है तो चलो। हम्म। तो हमारे यहां पर हम देख रहे हैं कि कंटेंट के लिए हमारे पास में आधारशिला, इसको लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी वैसे। ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स, मतलब कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है हमको वो देखनी है कंटेंट के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, सबसे पहला की स्टेप्स क्या है हमारा, कंटेंट स्ट्रेटेजी, अलाइन कंटेंट टॉपिक्स विद ऑडियंस नीड्स टू मार्केटिंग गोल। ठीक है, हमारे पास में ऑडियंस है, उनकी नीड्स को ध्यान रखते हैं, मार्केटिंग गोल्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, यूज कीवर्ड रिसर्च टूल टू गाइड एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। मतलब एसईओ फ्रेंडली कंटेंट हमको बनाना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कीवर्ड्स। कुछ पता है क्या इस बारे में कि भाई एसईओ के अंदर कीवर्ड्स किस तरीके से रोल प्ले करते हैं? देखो क्या होता है कि एसईओ है ना,
वो सारा का सारा बेस्ड इसी चीज पे है कि आपने कीवर्ड्स को किस तरीके से यूज किया है। लोग कई ऐसे अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिनके पास में इतना ह्यूज डेटा है कीवर्ड्स का कि वो पेमेंट चार्ज जो कर रहे हैं ना, वो पेमेंट वो इन कीवर्ड्स का ही पेमेंट चार्ज कर रहे हैं केवल, कि भैया हम आपको पैसा दे रहे हैं लेकिन आपको इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में डेटा सेट है कीवर्ड्स का। लेट सपोज कि इसको इस तरीके से समझ सकते हो आप, यूट्यूब के ऊपर आपने वीडियो बना के डाला, कुछ चीज ट्रेंडिंग चल रही है, तो हम क्या करते हैं उस ट्रेंडिंग चीज के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, उसके कीवर्ड्स को उठाते हैं वहां से और खुद के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि भैया उसको कोई भी सर्च करेगा तो हमारा वीडियो भी तो शो होगा, तो हमारी मार्केटिंग ऑलरेडी अपना आप हो रही है। तो ऐसी चीजों के ऊपर कीवर्ड्स काम करते हैं। तो एसईओ के अंदर कीवर्ड का बहुत बड़ा रोल है। दो चीज याद रखना, कीवर्ड और एसईओ। कंटेंट टाइप्स, ब्लॉग, वीडियो, बहुत सारे हैं, बताए थे ना कंटेंट के टाइप क्या क्या है, ये सारे के सारे देख लेना, बता रखे हैं। उसके अंदर कंटेंट कैलेंडर, मतलब आपने बना तो लिया लेकिन आपको सब कुछ डिसाइड ऑलरेडी पहले से करके रखना पड़ता है कि भाई जैसे मान लो आप यूट्यूब की वीडियो लाइव करते हो तो आप बता के रखते हो ना कि भैया इस टाइम में इस मतलब इतनी तारीख को मैं आने वाला हूँ वीडियो, फिर उसके बाद में स्ट्रीम करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वैसे यहाँ पे कैलेंडर का सेट होता है, प्लान स्केड्यूल पोस्ट यूजिंग टूल लाइक ट्रेलो, असाना, बफर। अच्छा, ये जो टूल है ना बहुत बहुत ही शानदार टूल है ये केवल और केवल है ना इन चीजों के लिए काम में नहीं आते, ये किसी कंपनी के अंदर है ना, जैसे कि मैंने ट्रीलो और असाना को दो को यूज करा है। जो आप बोल रहे हैं ना कि हम है ना क्लाइंट का मैनेजमेंट करते हैं, कस्टमर का मैनेजमेंट करते हैं या फिर एक एम्प्लॉय का मैनेजमेंट करते हैं कि वो कितना काम करेगा, कौन से प्रोजेक्ट पे करेगा, किस टास्क पे करेगा, उसका टास्क कितना कंप्लीट है कितना नहीं है, वो सारा का सारा इससे हमारा मेंटेन होता है। आसाना का तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे चीजें जो हमारे पास में कैलेंडर को मैनेज करने की काम आ रही है वो है ये जो हमारे टूल्स हैं। उसके अलावा हमको ये पता होना चाहिए कि कैलेंडर को मैनेज करना क्या है, कि प्लान करना और स्केड्यूल करना कि पोस्ट को हम कब काम में लेने वाले हैं और उनको काम में लेने के तरीके ये हैं, ठीक है। इंक्लूड की डेट्स लाइक हॉलीडे, प्रोडक्ट लॉन्चेस, मतलब कि हमको सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कब करना है क्या नहीं करना है, हॉलीडे कब है, हम उसको कब मतलब मार्केट में डालेंगे तो उसके ज्यादा इंपैक्ट अच्छा होगा। मतलब कि रिसर्च हमारी हर चीज से रिलेटेड होगी क्योंकि ये हमारा क्या है कंटेंट फेज है। कंटेंट फेज के अंदर हमारे पास में हर चीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि हमको कंटेंट कब डालना है, किस टूल के साथ में डालना है, क्या क्या हमारे तरीके हो सकते हैं टाइप्स, और हम यहाँ पे स्ट्रेटेजीज क्या क्या फॉलो करेंगे, एसईओ के कीवर्ड्स वगैरह हमारे क्या क्या होंगे। इंप्लीमेंटेशन फेज, तो अब तक हम क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, उसके बाद में हमने कंटेंट, उसके बाद में हमने सब कुछ छोड़ दिया तो कोई मतलब रह गया। फिर आएगा हमारा इंप्लीमेंटेशन कि जो भी हम इन चीजों में करते आए हैं अब तक सिर्फ थ्योरेटिकल काम हुआ है, सारा पेपर पे हुआ है, अब उसको सही में इंप्लीमेंट करना है, तो वो आएगा हमारा इंप्लीमेंटेशन फेज के अंदर, ठीक है। तो यहां पर इसके की स्टेप्स कौन कौन से है, लॉन्च कैंपेन, यूज टूल्स लाइक गूगल एड्स, पीपीसी, पता ना, हाँ, फेसबुक एड्स और सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, मतलब कि हमको टूल्स को यूज करना है और हमको क्या करना है, लॉन्च कैंपेन स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट में आ चुका और किसी को पता ही नहीं है कि मैं हूं अवेलेबल। जैसे कि एमआई अपने फोन बेचता है, उसकी स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी चलती आ रही है तो कि भैया फोन तो मैं तभी बेचूंगा जब लोग सबको पता हो चुका होगा ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट में आ गया उसके बाद में लोगों को पता चल रहा है, तो भैया मैं आने वाला हूं इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी चल रही है मार्केट में। इंप्लीमेंटेशन इस तरीके से किया जा रहा है चीजों का, मैं आकर बैठा हूं अब तुम लोग मेरे पास आओ, ऐसा नहीं है। मतलब कि खुद को एकदम एंगेज दिखाना है, एकदम मतलब बिजी दिखाना है, तो उसके लिए पहले आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस तारीख को आने वाला हूं, मैं ये प्लेटफॉर्म्स है जिनकी हेल्प से मैं बता रहा हूं। उसके बाद में खुद को लॉन्च किया, तो सक्सेसफुल लॉन्चिंग के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है। उसके बाद क्या है, ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेजेस, मतलब क्या होता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई विजिट कर भी रहा है, विजिट करने के बाद पता चल रहा है कि भैया वो तो लोड ही नहीं हो रही है, हो रही है उसके बाद में इमेजेस वगैरह सही से नहीं शो हो रही है,
उसकी अपीयरेंस ठीक नहीं है, यूआई यूएक्स उसका बिगड़ा हुआ है, या फिर मान लो जावास्क्रिप्ट सही से काम नहीं कर रही है, कई चीजें है ना यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं रहता। फिर आया हुआ कस्टमर भी चला जाएगा, पोटेंशियल कस्टमर जो बन सकता था वो लीड भी नहीं रहा, वो उससे पहले ही एग्जिट कर लिया। तो हमारे पास में ऑप्टिमाइजेशन लैंडिंग पेज का जरूरी है। इंश्योर फास्ट लोडिंग स्पीड, देखो ये आ गई ना यहाँ पे कि भैया ये चीज तो जरूरी है, आपके मार्केटिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके प्रोडक्ट के अंदर जो सबसे मेन, जो आज डिजिटल मार्केट के अंदर आप आ रहे हो, तो सबसे मेन चीज होती है आपकी वेबसाइट, वो ही खत्म पड़ी है, तो कुछ बनता ही नहीं है। आप मान लो कि और कुछ नहीं, आप सिर्फ इतना सा काम कर रहे हो कि भैया हम आपको देंगे वेबसाइट्स बना बना के बहुत अच्छी, और आपकी खुद की वेबसाइट पड़ी खत्म, तो कोई मतलब नहीं बनता उस बात का। ठीक है, आगे देखते हैं। लेवरेज सोशल मीडिया, पोस्ट कंसिस्टेंटली, एंगेज विद फॉलोअर्स एंड यूज हैशटैग। हैशटैग का मतलब आपको पता है ना सीन क्या चल रहा है आजकल, है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो हैशटैग, जैसे कि ट्विटर पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है ना, और आजकल तो मतलब कि मुझे नहीं पता यूट्यूब पे इसका यूज क्या है, लेकिन वहां पर भी लोग डाल रहे हैं हैशटैग डाल के, और कोई भी चीज को टैग करते हैं। जैसे कोई भी यूट्यूबर मान लो रोस्ट कर रहा है, उसने एक हैशटैग क्रिएट कर दिया, बाकी के सारे यूट्यूबर जितने भी है ना वो उस टैग को मतलब अपने वीडियोस के अंदर डिस्क्रिप्शन में डालते जाते हैं। उससे क्या होता है, मान लो किसी की रोस्टिंग में देख रहा हूँ, सेम बंदे के ऊपर किसी ने रोस्टिंग करी है, मुझे पता नहीं किसने करी है, लेकिन हैशटैग के थ्रू वो डेटा फैच हो गया, यूट्यूब के एल्गोरिदम ने किया, तो हैशटैग वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब कि हमको ऐसी हर एक चीज को इंगेज करना पड़ेगा खुद के साथ में, ताकि फॉलोअर्स वगैरह जो है वो इंक्रीज हो सके, हमारी रीच बढ़ सके लोगों तक। क्यों, अगर हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं तब हम उनको लीड में कन्वर्ट करेंगे, लीड में कन्वर्ट करेंगे तब हमारे पास चांसेस है कि हम उनको पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए, पोटेंशियल कस्टमर में अगर कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास चांसेस है कि हमको सेल्स में कर पाए। जितने ज्यादा होंगे लोग उतने ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, हाई चांसेस के लिए हमको ये चीज जरूरी है। उसके बाद में क्या आता है, यूज ईमेल मार्केटिंग, बता चुका ऑलरेडी। बिल्ड, मतलब वही चीज है, बार बार आएगी तो डालना जरूरी है, क्योंकि इस पॉइंट का हिस्सा है। अभी आपने पढ़ा कि ये चीज अवेलेबल है मार्केट में, ये चीज हम करते हैं, क्यों करते हैं, वो ये बता रहा है कि इतने फेजेस हमारे पास में अवेलेबल है स्टार्ट से एंड तक, तो आप जो ये चीज अभी तक करते आ रहे थे ना वो इस फेज के अंडर आता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। एंगेजमेंट, देखो इसमें क्या है, रिस्पॉन्ड टू इंटरेक्शंस। ये जरूरी कैसे है, मान लो कि हमने किसी के साथ में इंटरेक्ट किया या कुछ भी नहीं किया, एक वेबसाइट बना दी, उसके अंदर हमने चैट बॉक्स दे दिया, उसके अंदर ऑप्शन दे दिया कि भैया आप यहाँ पे मैसेज करो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। उसको हो गए 25 दिन, उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। पहले के स्टार्टिंग के 4 घंटे तो वो वेबसाइट के ऊपर बैठा रहा ये सोच के कि रिप्लाई आ सकता है, और नहीं आया तो उसने सोचा चलो छोड़ते हैं, क्या पता कोई रिप्लाई आएगा तो ईमेल के ऊपर मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो तब भी नहीं आया तो बंदा क्या करेगा, उसको अनसब्सक्राइब करेगा और बंद करके दूसरी जगह से आइटम ले लेगा, पूछना ही नहीं है ऐसी वेबसाइट पे जहां पर रिस्पॉन्स सही नहीं है। तो यहाँ पर वो इसी चीज के बारे में बता रहा है, रिप्लाई प्रॉम्प्टली टू कमेंट्स, मैसेजेस एंड रिव्यूज। कमेंट भी हो सकता है, रिव्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक आपके पास में कम्युनिकेशन का वे है, उसको प्रॉपरली अगर आप नहीं मैनेज कर रहे हैं तो आपके पास में लॉस के चांसेस हाई है। फिर उसके बाद में क्या है, retargeting campaigns, use cookies to re-engage users who visited but didn't convert। तो हम उसको रीटारगेट करते हैं। आपके पास में ऑप्शन देखा होगा आपने कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर गए, आपने कुछ भी नहीं किया, आप बस विजिट करके आ गए, फिर आपके पास में आता है कॉल कि सर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आए थे, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, आपने डिटेल तो भरी है कि सर आप हमारी वेबसाइट पे आए थे, आपने विजिट किया लेकिन आपने कुछ परचेज नहीं किया, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, रीटारगेट कर रहे हैं। ऐसा कस्टमर जो जा चुका, वो कुछ नहीं करने वाला हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसको फिर भी एक बार हम उसको देख रहे हैं चेक करके कि भैया हम उससे कुछ पोटेंशियल सेल्स वगैरह ले सकते हैं क्या, कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। यूज कुकीज टू री एंगेज यूजर्स हु विजिटेड बट डिडंट कन्वर्ट। ये कुकीज का क्या रोल आया, कुछ डेटा ऐसा होता है जो कुकीज के अंदर सेव होता है, ऐसे कस्टमर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि ये पीएचपी के अंदर
एक एक फीचर मान लो, कुकीज और सेशन का 2 फीचर होते हैं। तो कुकीज का एक फीचर ऐसा है जिसके थ्रू हमारे पास में कुछ टेम्पररी डेटा स्टोर रहता है। उस टेम्पररी डेटा से हम यहाँ पर उनको रिटेन कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी क्या है, जैसे कि आजकल क्या हो रहा है सिस्टम, कोई गेम खेल रहा है तो वो गेम खेलने वाला बंदा क्या करता है कि एक कम्युनिटी क्रिएट कर लेता है कि भैया हम तो आजकल मान लो कि क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहे हैं, तो क्लैश ऑफ क्लैन खेलने वाला क्या करता है, कम्युनिटी क्रिएट कर लिया। उसके अंदर वो आपस के अंदर है ना बातें करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है भैया आप मेरे को है ना जब भी रिक्वायर्ड हो ट्रूप्स वगैरह सेंड करना, स्पेल्स वगैरह सेंड करना, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो फिर हम आपस के अंदर साथ में मिलके क्लैंस वगैरह को क्या बिल्ड करेंगे, उसके अंदर डोनेट वगैरह करेंगे। तो ऐसी कम्युनिटी केवल गेम्स में ही नहीं बनती, ऐसी कम्युनिटीज यहाँ भी बनती है। उनका मकसद होता है सेल्स वगैरह के अंदर या फिर किसी भी चीज के अंदर इंगेजमेंट वगैरह हासिल करना। देखो क्या होता है, लाइव सेशंस, वेबिनार, Q&A फॉर्म्स, फोस्टर लॉयल्टी। मतलब कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर Q&A सेशंस कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, सेशंस वगैरह सब चीज बना रहे हैं, लाइव सेशंस वगैरह। उनका मेन मकसद हमारे पास में यही है कि हमको कम्युनिटी है ना वो बिल्ड करनी है। अगर हमारे वेबिनार के अंदर XYZ कंपनी आई, एक 50 लोगों की कंपनी लेके बैठा हूं मैं, मेरे पास में पोटेंशियल बहुत है लेकिन मेरे पास में ऑडियंस नहीं है जिसको मैं दिखा सकूं कि भैया मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसी कंपनीज को टारगेट करूंगा जो ऑलरेडी मेरे ही फील्ड में काम कर रही है, उनको मेरे साथ लाऊंगा और उनको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या अचीव किया है, किस किस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं। ऐसे लोगों को मैं अपने साथ जोड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूं। तभी तो ऐसा होगा कि 2 कंपनियां हैं, उसके अंदर एक कंपनी के पास में बहुत सारा काम है, दूसरी कंपनी क्या बोल रही है कि ठीक है यार ये थोड़ा सा काम आप भी ले लो। ये हुआ कब? जब मैं उसका जुड़ पाया। अब ये Q&A वगैरह जो किसके साथ होगा, ये होगा कस्टमर के साथ में। वेबिनार होगा वो किस साथ में होगा, कस्टमर के साथ में। यहाँ पे सेशंस वगैरह जो मैं लाइव रख रहा हूँ वो किसके साथ होंगे, कस्टमर के साथ में। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, कंपनी की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कस्टमर की। जो मैंने कस्टमर की बात करी, जो मैंने कंपनी की बात करी, दोनों प्रोस्पेक्टिव अलग अलग है। जब मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ तो बिजनेस है, और जब मैं बात कर रहा हूँ किसी कंपनी की तो मैं खुद भी एक कंपनी ओन करता हूँ, जैसे कि मान लो IT कंपनी। तो वेबिनार्स वगैरह वहां भी है, यहाँ भी है। बेनिफिट क्या किसी को ऐसी चीजें अटेंड करने का, कूपन्स मिल जाते हैं, फ्री की चीजें मिल जाती है, खाना वगैरह मिल जाता है, लास्ट के अंदर आपको बोलते हैं अमेजन वाउचर्स वगैरह दे देंगे, तो आप अटेंड कर लेते हैं। फिर आता है हमारे पास में कन्वर्जन फेज। 4 फेज तो हम समझ चुके, कोई डाउट है उसके अंदर? हाँ, 5वां फेज आ गया कन्वर्जन फेज। इस फेज के बारे में हम पहले से देखते आ रहे हैं कि भैया हमारे पास में पोटेंशियल कस्टमर होगा, उस पोटेंशियल कस्टमर को हमारे पास में लीड होगी, हमको लीड को क्या करना है, पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट करना है। जितनी ज्यादा हमारे पास में लीड होगी उतने ज्यादा हमारे पास में हाई चांसेस होंगे कन्वर्जन के, और उतने ज्यादा हमारे पास में होंगे पोटेंशियल कस्टमर। टर्न पोटेंशियल कस्टमर इनटू पेइंग कस्टमर, मतलब कि अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कि भैया हमारे पास में आज तक तो पोटेंशियल कस्टमर आए जा रहे थे, पहले तो लीड को हमने किस में कन्वर्ट किया, पोटेंशियल कस्टमर में। अब पोटेंशियल कस्टमर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पेइंग कस्टमर में। नहीं, दोबारा से मैं पीसी नहीं लिखूंगा, बेचारी स्क्रीन स्क्रैच हो जाती है यार पूरी, ठीक है। अब देखो उसके अंदर क्या क्या है, प्रोवाइड ऑफर्स, यूज डिस्काउंट, फ्री ट्रायल्स, लिमिटेड टाइम डील्स टू इनकरेज एक्शन। कि भैया फोन तो मैं आज बेच रहा हूं, कल भी बेचूंगा, हो सकता है डिसकंटिन्यू हो जाए कुछ टाइम बाद में, लेकिन जब तक मार्केट में है तब तक सबसे अच्छा टाइम है आज। आपको मिल रहा है डिस्काउंट, हम दे रहे हैं डील जो कि है लिमिटेड टाइम के लिए, आज आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, फोन ले लो हमारा। होता है ना ऐसा, क्रिसमस आई है, नवरात्रे चल रहे हैं, दिवाली के ऑफर आ रहे हैं, तो कस्टमर का भी माइंडसेट ऐसा बन गया कि वो पूरे साल इन दिनों का इंतजार करता है कि भैया सबसे ज्यादा सस्ता माल मुझे इसी दिन मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि वो आपको कुछ ऑफर दे रहे हो, या फिर हो सकता है कि वो आपको अपना ओल्ड स्टॉक आउट करके न्यू स्टॉक लाने में हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेनिफिट वो आपको दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार
पूरे साल में मेरे को सिर्फ इस दिन का इंतजार करना है। जैसे कि एक स्पीकर है, अब तक तो आपको समझ में आ गया, बार बार स्पीकर का एग्जांपल देता हूं मैं, तो मुझे स्पीकर कुछ ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक स्पीकर है सोनी का HD S20R, ये 5.1, फ्री में पब्लिसिटी कर रहा हूँ सोनी की। तो बहुत अच्छा सेटअप है ये, 550 वाट का। इसकी रेट्स है ना 25,000 से लेकर 19,000 तक अप डाउन करती रहती है। कई बार देख लिया मैंने, एक बार पूरे इसकी हिस्ट्री के अंदर हुआ था कि ये 16,000 रुपये चली गई थी। मैं तब से वेट कर रहा हूँ दोबारा 16,000 रुपये कब आएगा। शायद मुझे 2 साल होते हैं, मैं इसको खरीद नहीं रहा कि यार मैं 16 में खरीदूंगा, महंगा क्यों खरीदूं। अभी कई बार 19 पे आ चुका, पर अभी 16 पे नहीं आ रहा। तो इस चक्कर के अंदर मैं इनका वेट कर रहा हूं, लिमिटेड डील्स का, कि कब आएगी, मेरे को परचेस करना है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी के अंदर आता है कन्वर्ट करने के लिए कि भैया अगर आपको ऐसी चीजें करनी है तो ये चीजें करते रहना पड़ेगा। भला ऐसे पता नहीं वो अच्छा है भी कि नहीं, लेकिन 16,000 के अंदर भी मुझे अच्छा लग रहा है कि यार बहुत अच्छा है। और हो सकता है कि 16,000 में उससे भी अच्छी डील्स अवेलेबल हो, पर इस चीज के कारण कि यार 25,000 का स्पीकर 16 में मिल जाएगा, मैं तो वेट ही करूंगा 2 साल से। स्ट्रीमलाइन चेकआउट प्रोसेस, इंश्योर एज सीमलेस एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस। अब मान लो कि ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है जहां पर मुझे OTP नहीं डालना पड़ रहा, जहां पे मुझे CVV नहीं डालना पड़ रहा, और डायरेक्ट मेरा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कट रहा है, तो मुझे क्या लगेगा यार, थोड़ा सा इनसिक्योर टाइप का। ऐसे तो कितना अमाउंट कट जाएगा, पैसा कट भी गया लेकिन पेमेंट फेल बता दिया। अब मेरे पास में है ना क्या नाम से पेमेंट भी पास हो गया, मेरे पास वेबसाइट के अंदर है ना क्या नाम से मैसेज भी आ गया सक्सेसफुल का, मेरे पास में है ना एक बिल भी जनरेट हो गया आ गया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि भैया ये मेरे पास आइटम कब आएगा, पर ये आ ही नहीं रहा। जब मैं फोन कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि भैया आपका ऑर्डर हो गया कैंसिल, पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, बैंक एंड से प्रॉब्लम है। तो ऐसी वेबसाइट के ऊपर कोई खरीदारी करना पसंद करता है क्या? एक बार चले जाऊंगा, अगली बार सोचोगे। इसका एक एग्जांपल, वेबसाइट है एक ऐसी, इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है अपने को। उसके अंदर क्या हुआ था, बैंगुड्स, ये बैंगुड्स का क्या काम है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो मैंने क्या इससे मिनी एम्पलीफायर खरीदा था जो 50+50 वाट का मुझे आउटपुट देती थी स्पीकर का। जब मैंने ये परचेज किया इस वेबसाइट से तो मेरे पेमेंट वगैरह सब फेल हो गए। मैंने परचेज किया और हिस्ट्री वगैरह सब दिखाई उनको, बिल्स वगैरह दिखाए, और लगभग 1 महीने मैंने उनसे माथाफोड़ी करी, तब जाके उन्होंने माना कि हाँ पेमेंट तो हुआ था। उसके लिए मुझे उनको स्टेटमेंट्स तक देने पड़े मेरे, तब जाके इन्होंने मुझे मेरा प्रोडक्ट दिया। अब प्रोडक्ट भी जो दिया ना, वो मैंने मांगा था 1 पीस जो कुछ 1600 रुपए का था, इन्होंने मुझे 2 पीस भेजे सिंगल रेट में। कंपनसेशन के लिए नहीं, इनका सिस्टम इतना बेकार है कि इनको ये पता ही नहीं था कि ये 2 पीस भेज रहे हैं मुझे, इनको ये पता ही नहीं था कि मैंने पेमेंट कर दिया। इतनी अच्छी वेबसाइट है, मैंने दोबारा से कुछ परचेज नहीं करा। फिर उसके बाद में क्या आता है हमारे पास में, ट्रैक कन्वर्जन्स, यूज टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सल्स टू मॉनिटर कन्वर्जन पाथ। बता चुका हूं ऑलरेडी कि ऐसे कुछ हमारे पास में टूल्स है जिनसे हम एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं और फिर उसके बाद में कन्वर्जन पाथ्स वगैरह चेक कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। ओह खत्म हो गया, तो एक और बचा है, देख लेते हैं चलो इसको भी। एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन फेजेस, ये ऐसे कैसे लगे, चलो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मान लेना स्ट्रेट है, ठीक है। हाँ देखते हैं अपने पास में क्या है, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पहली चीज आती है हमारे पास में की स्ट्रेस में मॉनिटरिंग। तो इसमें क्या है, फोकस ऑन KPIs लाइक्स, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, कन्वर्जन रेट एंड ROI। ROI की फॉर्म पता है ना, ठीक है। तो अपने पास में ये चीजें जो है ना, इन पे हमारा फोकस है। क्यों है कि यही तो ऐसी चीजें हैं जिनसे हमको पता चलेगा कि हमारा कैंपेन वगैरह या फिर हमारा जो प्लानिंग वगैरह जो हम स्टार्टिंग पेजेस करते आए हैं
वो कितने सक्सेसफुल है। हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही हमारा क्लियर नहीं है, हमारा पैसा ही हमको रिटर्न वापस सही से नहीं आ रहा है, तो सब कैंपेन्स हमारे जो है वो फेल है। जो हमने जितने भी फेजेस वगैरह बनाए, यानी कि हमारे प्लानिंग फेज के अंदर उतना दम नहीं था। जो हम सोचते हैं ना कि हमको मार्केटिंग में कितना इन्वेस्ट करना है, उसके बाद में हम देख रहे थे कंटेंट वगैरह के अंदर, फिर हमारे पास में इम्प्लीमेंटेशन फेज आया जो हमने अभी तक प्लान किया सब कुछ, और फिर हम लास्ट में करते करते यहाँ तक पहुंचे, हमको ROI ही नहीं मिला। तो हमारा फोकस क्या रहता है, इन्हीं चीजों के ऊपर रहता है यहाँ पे, ठीक है। मॉनिटर करते हैं मैसी मैट्रिसेस को, क्यों? क्योंकि हमारा एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन फेज है ये, हम यहाँ पे परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, ठीक है, कि अब तक जो हम करते हैं ना वो कैसे चल रही है। फिर हमारा आता है A&B टेस्टिंग। टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं, ये A&B है, व्हाइट बॉक्स होती है, ब्लैक बॉक्स होती है, और क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, और क्या बोलते हैं, स्टैटिन टेस्टिंग होती है, और थ्योरेटिकल टेस्टिंग होती है। मतलब टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप है। ये A और B क्या कर रहा है, टेस्ट वेरिएशंस ऑफ एड्स, ईमेल एंड लैंडिंग पेजेस टू फाइंड व्हाट वर्क बेस्ट। हमने ये टेस्टिंग किस पे लगाई है कि हम जो टेस्ट करेंगे वो होगा हमारी मार्केटिंग की टैक्टिक्स जो हमने आज तक काम में ली है, ताकि हम पता लगा सके कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सी थी, जितनी भी टैक्टिक्स हमने लगाई है, ठीक है, उस पे हो रही है टेस्टिंग। फिर आएगा एनालाइज डेटा। डेटा हमारे पास कहां से आएगा, डेटा हमारे पास में आएगा गूगल एनालिटिक्स और ट्रिलो, असाना, और एक और बताया था ना मैंने, ट्रिलो था, असाना था, गूगल एनालिटिक्स था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, सैमरश। तो इनका डेटा हमारे पास में कहां से आ रहा है, इनका डेटा हमारे पास में आ रहा है सैमरश या गूगल एनालिटिक्स या फिर असाना या फिर ट्रिलो से। ये हमारे पास में टूल है जो हमारे पास में एनालिटिक्स जितनी भी है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। तो ऐसे डेटा को हम यहाँ पे करेंगे एनालाइज। और फिर लास्ट में क्या होगा, यूज एनालिटिक्स टूल टू आइडेंटिफाई सक्सेसफुल। अब ये टूल्स कौन से हैं पता चल गया ना, ठीक है। चैनल्स एंड कंटेंट, यानी कि हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है इन टूल्स के थ्रू कि भैया हम सक्सेसफुल हैं कि नहीं है, हमारा कंटेंट बेस्ट है कि नहीं है। कंटेंट यही तो है, इसी के थ्रू सारा काम है। फिर आएगा रिफाइन स्ट्रेटेजीज। हमने ये सब कुछ करके देख लिया, हमको लास्ट में आके पता चल रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या सब कुछ बेकार चल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग में एक बेनिफिट क्या है कि हम बीच में ही हमारा जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसको रोककर रिफाइन कर सकते हैं, ताकि चीजों को वापस से सुधारा जा सके और एक नई शुरुआत के साथ में हमारे कैंपेन को शुरू कर सकते हैं। तो वो यहां पर आ रहा है इसके अंडर। मतलब चीजें तो वही है कि हमको मार्केटिंग कैसे करनी है, रोककर हम चीजों को चेक कैसे कर सकते हैं, उनको फेजेस में जो बांटा गया है हम सिर्फ वो देख रहे हैं अभी। तो ये हमारा रिफाइनमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो आता है इस फेज में। नेक्स्ट हमारे क्या है, रिटेंशन एंड ग्रोथ फेज। देखो इसमें क्या होता है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स जो है, लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है कि हम क्या है यहाँ पे रिवॉर्ड्स वगैरह ऐसी चीजें करते हैं जिससे हमारी लॉयल्टी वगैरह जो है वो बनी रहे, लोग अदर ऑप्शन सर्च नहीं करें। रिवार्ड रिटर्निंग कस्टमर विद पॉइंट्स, डिस्काउंट्स और पर्क्स, यानी कि अगर कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पे रीविजिट भी कर रहा है तो हमको उस तक के पैसे दे रहे हैं, उसको पॉइंट्स दे रहे हैं कि भैया अगली परचेज आप जब करोगे तब इन पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह चला रखे हैं। अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग। अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग क्या होता है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को अपनी कार्ट में ऐड करते हो तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको शो होना चालू हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि उसके कंपैरिजन में और मार्केट में क्या अवेलेबल है वो भी शो होना चालू हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग। कि जैसे मान लो कि मैंने एडिडास के कोई जूते वगैरह देखे है ना, अब मुझे बता रहा है कि भैया रीबॉक के जूते भी बहुत अच्छे हैं, सेम प्राइस में है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो वो क्रॉस सेल के अंदर मुझे दिखाना चालू कर देगा नीचे। अब स्केल कहां दिखा, अप सेलिंग कहां दिखाता है, जब मैं एक प्रोडक्ट को लेकर पेमेंट करता 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 मतलब कि सॉरी जितनी भी कार्ड की प्रोसेसेस वगैरह थी, जैसे कि एड्रेस फिल करना, उसके बाद में कूपन अप्लाई करना, फिर उसके बाद में मेरे को जाना है अपने पेमेंट वगैरह किससे करना है, यहां पर मैं जाते जाते चेक क्या कर रहा हूं कि नीचे हर बार मुझे ये अप सेल दिखा रहा है। अप सेल क्या करता है
कि आपने इतना पैसा तो इन्वेस्ट किया ही है, थोड़ा सा और पैसा अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपको ये चीज मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप लैपटॉप परचेज कर रहे हो, उसके साथ में आपको अपसेल में क्या दिखा रहा है कि भैया ये आपके गारंटी कार्ड है, आपके लैपटॉप की वारंटी एक्सटेंड हो जाएगी, सिर्फ इतना सा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा आपका, वो आ गया इसके अंदर। फीडबैक लूप्स, फीडबैक क्या है, कस्टमर से हम पूछते हैं कि भैया कि आप फीडबैक वगैरह बताओ हमारे प्रोडक्ट के बारे में, या फिर हम क्या करते हैं, हम ऑफर्स वगैरह ये है ऐसी चीजों को यहाँ पर शो करते हैं फीडबैक के अंदर। देखो, कलेक्ट कस्टमर फीडबैक टू इंप्रूव योर ऑफरिंग्स। फीडबैक दिया कस्टमर ने हमको, हम उसका कर क्या रहे हैं, अगर उसको लेके रख ही रहे हैं तो हमारे लिए यूजलेस है वो, और कस्टमर भी अगली बार सोचेगा कि यार इससे होगा क्या। जैसे कि गवर्नमेंट के अंदर हम बोलते हैं कि भैया जितने भी डिपार्टमेंट है वहां पे एक बॉक्स बना हुआ रहता है, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे आप लिख के डाल जाओ कि आपको ये समस्या हुई है हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट में, हमारे विभाग में, तो हम उसका समाधान करेंगे। जिंदगी में कभी समाधान नहीं होता उस चीज का, तो वो बॉक्स ऐसे कैसे लगे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से कभी किसी को समस्या भी होती होगी ना, तो उसका तो उपयोग नहीं करता होगा, भला ऐसे वो देखता होगा कि यार बाहर निकलते कॉलर पकड़ लेंगे अपन, पर इसका तो उपयोग नहीं करना। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इन चीजों को यूज होता है। इंप्रूव करेंगे क्वालिटी को, तभी हमारे पास में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, पोटेंशियल कस्टमर होंगे, फिर हमारे पास में लीड्स को हम सेल्स में कन्वर्ट करने के चांसेस बढ़ा पाएंगे। फिर आता है हमारे पास में एडवोकेसी कैंपेन्स। देखो, इनकरेज सेटिस्फाइड कस्टमर्स टू लीव रिव्यू एंड रेफर अदर्स। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि आप तो आए, आप खरीद के चले गए, लेकिन अगर आप किसी और को लेकर आते हो, वो कस्टमर सेटिस्फाइड है तभी वो किसी और को लेके आएगा। ऐसा नहीं कि यार मैं फंस गया, यार मेरे दोस्त को फंसाता हूं मजे आ जाएंगे, वो वाला बंदा नहीं आता यहाँ पे, है ना। यहाँ पर वो आता है जो खुद मतलब कि राजी है कि हमने प्रोडक्ट जो लिया, हमने जो सर्विसेज ली वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमने वहां पे रिव्यूज वगैरह भी देने हैं और किसी और को अदर को रेफर भी कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी चीजों के लिए क्या होता है, रेफर बोनस वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। अभी एक एमसेंट एप्लीकेशन आई थी मोबाइल के ऊपर, शायद 2018 के आसपास। उसमें क्या था कि आप है ना किसी को रेफर करो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, तो सब में होता है, पर इस एप्लीकेशन में बहुत अच्छा था एमसेंट के अंदर। चेक करना हो तो कर लेना। इसने लोगों को है ना एक एक रेफर के 500 रुपए देने का वादा किया था, और इसने दिए थे। पर सीन क्या था, पहला कस्टमर है उसको रेफर करोगे 500 रुपए मिलेंगे, दूसरे के अंदर 250 मिलेंगे, तीसरे के अंदर आपको 125 मिलेंगे, ऐसे करते 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 हर बार 50% हो जाएगा, फिर रेफर करने का कुछ मिलेगा नहीं। तो यानी कि इन्होंने खुद ने डिसाइड कर रखा था कि कम से कम इतने लोगों को तो अगर वो रेफर करेगा तो हमारा फायदा होगा, और इसने इतना रेफर करवाया खुद को कि हर जगह फैल गया। ये स्ट्रेटेजी इसकी बहुत अच्छी चली, पैसा लगा इसको। फिर इसको मिला कैसे, ये एप्लीकेशन क्या करती थी, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवाती थी दूसरी एप्लीकेशंस को, और उसमें कुछ टास्क परफॉर्म करवाती थी कि भैया आप वहां पे जाके ये टास्क करो तो आपको फिर इस चीज का भी पैसा हम पे करेंगे। और इस चीज के बदले में इस एमसेंट एप्लीकेशन को खुद वो जो एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है उसके ओनर पेमेंट करते थे। तो फायदा किसको हो रहा है, कस्टमर को भी हो रहा है, एमसेंट को भी हो रहा है, कमाई आपको भी मिल रही है, एमसेंट को भी मिल रही है। इसने लगभग 6,500-7 हजार रुपए मेरे को कमा के दिए थे इस एप्लीकेशन में। उसके बाद में इसके अंदर काम हो गया बंद, फिर मैंने इसको कर दिया साफ। इतना ही काम होता है इनका। तो ये हो गया हमारा। फिर आते हैं लास्ट में स्ट्रेटेजिक टूल्स। स्ट्रेटेजिक टूल्स के अंदर हमारे पास में क्या है, मार्केटिंग ऑटोमेशंस। ऑटोमेशन मेलचिम्प के थ्रू कैसे हो रहा है ये तो मैंने बता दिया आपको। ये हब स्पॉट और मार्केटों को अगर आप चाहो तो हम कर सकते हैं। लास्ट फिर हमारे पास में क्या, हब स्पॉट और मार्केटो, ये दो है। तो अगर हम चाहें तो इसका देख लेंगे एग्जांपल। बाकी फिलहाल हमारे पास में मेलचिम्प का एग्जांपल आपको दे दिया है कि मेलचिम्प क्या करती है, हम ऐसे इंटीग्रेशंस को अपने वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं और ये ऑटोमेटेड करती है सारे मेल्स को। सेल्स की पूरी लाइफ साइकिल के अंदर जितनी बार भी कोई चीज वहां पे परफॉर्म हो रही है उसका स्ट्रेटेजिकली मेल हमारे पास में रिसीव होता है, वो भी पर्सनलाइज्ड। ठीक है। दूसरा हमारे पास में आता है एनालिटिक्स के लिए हमारे पास में गूगल एनालिसिस है और सैमरश है। इन दो के बारे में हम देख चुके हैं। हॉटजार जो है वो तीसरी चीज है, अगर चाहोगे तो इसका भी देख लेंगे। सैमरश के बारे में बता चुका हूं, गूगल एनालिटिक्स के बारे में बता चुका हूं। इनसे हम क्या करते हैं, एपीआई इंटीग्रेट करते हैं वेबसाइट के अंदर और चेक करते हैं कि कितने प्रकार से
हमारे डेटा को यूज कर सकते हैं जो कि सेल में है, प्रोडक्ट में है, या फिर सेल की लाइफ साइकिल में है, या फिर केवल विजिटर्स की फॉर्म में है, क्योंकि हमारे पास में सारे डेटा अवेलेबल है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में लास्ट, सेकंड लास्ट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इसके बाद इसके लिए हमारे पास में 3 टूल दे रखे हैं, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब कि बेसिकली जो टूल्स हमारे पास में जितने भी है ना, मैं उन सबको यहाँ पे लिख कर लेके आ गया हूं। अब आपको जैसे मान लो ये लास्ट क्लास है हमारे, है ना, उसके बाद में चैप्टर फिनिश है। अगर आपको लगे कि किसी भी एक टॉपिक को आपको ब्रीफ पढ़ना है तो हम उसको नोट डाउन कर लेंगे और उसकी लाइव क्लासेस देख लेंगे एक बार। सीआरएम हमारे पास में सेल्स फोर्स के बारे में मैंने बताया था, जोहो के बारे में मैंने बताया था। दोनों क्लियर है? ये एक फोटो है आपके पास में, इसमें से भी अगर कुछ आपको निकालना हो कि किसी के बारे में ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो बता देना। फिलहाल आज की क्लास हमारी खत्म है, और इसके बाद में अगर कुछ डाउट होंगे तो हम एक नेक्स्ट क्लास और अटेंड कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास के साथ में मिलेंगे। ओके।